हाँ जी। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था लास्ट में अपना? थली और तली हो गया था कंप्लीट। तो अपना टॉपिक नंबर 30 स्टार्ट किया था अपन ने, जिसमें कुछ हिस्टोरिकल लोकेशन और कुछ ज्योग्राफिकल साइट आएंगे, उनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है ये देखना है। तो उसमें दो शब्दों को अपन ने कवर किया था। स्टार्टिंग वाले में थे वागड़ और बांगड़। तो वागड़ तो होता है राजस्थान का ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया यानी दक्षिणी राजस्थान, जिसमें सदर्न राजस्थान में एक तो दक्षिणी जिला आता है बांसवाड़ा, देन उसके पास वाले डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और एक आता है इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है बांगड़। बांगड़ का मीनिंग होता है पुरानी जलोढ़। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जो कि मुख्यतः अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये वाला एरिया, जिसमें पाली के टच में नागौर, सीकर और झुंझुनू, और एक इनसे बना हुआ नया जिला नीम का थाना। बाकी अरावली के जस्ट पश्चिम वाला भाग है पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में बांगड़, पुरानी जलोढ़ का एरिया। जबकि राजस्थान का सदर्न या दक्षिण का एरिया क्या है? वागड़। फिर एक दूसरा शब्द करवाया था आपको, जिसमें एक शब्द था थली और दूसरा, थली का मीनिंग होता है अपलैंड पार्ट, ऊंचा उठा हुआ भाग। तो डेजर्ट के जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उसको नाम क्या दिया गया? थली। और जो ड्यून्स है उनके बीच का जो नीचा भाग है, जो बॉटम रीजन है, उस बॉटम रीजन को या बालुकाई स्तूपों की निम्न भूमि को, इनके बीच में स्थित निम्न क्षेत्र या भूमि को क्या बोला जाता है? तली। तली के लिए ज्योग्राफिकल शब्द एक और यूज किया जाता है, प्लाया। हालांकि इस वाले एरिया में तली या प्लाया में जब बारिश के टाइम मानसून के सीजन में अस्थायी पानी की झील बनती है, टेम्परेरी लेक्स बनती हैं, तो इन लेक को भी क्या बोला गया है? प्लाया लेक। लेक में तली शब्द यूज नहीं होता, तली सिर्फ लोकेशन के लिए ही होता है। जबकि प्लाया जगह भी होती है, और उसमें जब पानी भरेगा तो उसको प्लाया लेक भी बोला जाएगा। जैसे ज्वालामुखी जो छिद्र या वोल्केनो माउथ होता है, तो ज्वालामुखी के मुख को बोला जाता है क्रेटर। जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग में से निकलने वाला जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा उद्गारित होता है यहाँ से। इसमें से मैग्मा का लावे के रूप में इरप्शन या उद्गार होता है। तो इस ज्वालामुखी मुख को क्रेटर कहा जाता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ये मैग्मा समाप्त हो जाता है, तो ये ऊपर सिर्फ क्रेटर बचता है, और धीरे धीरे इसमें नेचुरली वाटर या बारिश का पानी या जमीन से पानी भर जाता है। तो इस क्रेटर में जो पानी भरने के बाद में जो लेक बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक। तो इसका मीनिंग क्रेटर अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जब उसमें पानी भरेगा तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्रेटर लेक। तो सेम वैसे ही बालू का स्तूपों की इस निम्न भूमि को, तल्ली को कहा जाता है प्लाय, और जब इसमें पानी भरता है तो इसको प्लाय लेक या प्लाय झील कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा शब्द लिखेगा मरु, और इसके साथ दूसरा देखेंगे अपन मेरू। मरु का तो वैसे इसका जो शब्द लिखा है इससे भी समझ में आ रहा है, मरु यानी मरुस्थलीय भाग, डेजर्ट एरिया। और मेरू कहा जाता है, पौराणिक ग्रंथों के अंदर एक पर्वत का नाम था मेरू। तो राजस्थान में जो मेरू यानी माउंटेन है वो कौन है? अरावली। तो ये जो मेरू है ये राजस्थान में इंडिकेट करेगा अरावली को, और जो मरु है वो किसको इंडिकेट करेगा? मरुस्थलीय डेजर्ट एरिया को। तो राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है उसमें एक तो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जो मुख्यतः किसके रूप में है? मरुस्थल के रूप में, डेजर्ट के रूप में। इस डेजर्ट के स्थान पे पहले क्या था? यहां था टेथिस सी। आपको बताया भी था फर्स्ट टॉपिक में कि राजस्थान का निर्माण हुआ है वो जीटी पे हुआ है, गोंडवाना लैंड पे और टेथिस सागर। राजस्थान के दो भाग ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड से बने हैं, अरावली और हाड़ौती, और टेथिस सागर पे बने हुए हैं डेजर्ट और राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन, राजस्थान का पूर्वी मैदान। तो इसका मीनिंग राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसको क्या बोला गया है? मरु बोला गया है।
जिसका निर्माण किस पर हुआ है? टेथिस सागर पर हुआ है। तो डेफिनेशन लिखिए मरु की। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को वेस्टर्न डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इज नोन एज मरु। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को मरु कहा जाता है। वेस्टर्न डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इज नोन एज मरु, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है, विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है मेरू। तो मेरू वाला भाग अपने को पता है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड में सबसे पहले क्या बना? अरावली। अरावली के बाद में क्या बना है? हाड़ौती। तो राजस्थान के चारों फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें, डेजर्ट, अरावली, मैदान और हाड़ौती की, तो सबसे पहले बना हुआ भाग है अरावली वाला पार्ट, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और उसको इंडिकेट किया गया है मेरू शब्द से। तो मेरू का मीनिंग वैसे तो पौराणिक कथाओं के अंदर एक पर्वत का नाम मेरू था। तो राजस्थान में माउंटेन कौन है? अरावली। तो अरावली को अपन मेरू टेक दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो अपन क्या बोलते हैं? हरीशचंद्र, क्योंकि सत्यवादी जो शब्द है वो हरीशचंद्र से जुड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से मेरू शब्द है, ये पौराणिक कथाओं में एक पर्वत का नाम था। तो राजस्थान में जो पर्वत है अरावली, उस पर्वत के लिए यूज हुआ है मेरू। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो मेरू बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। हिमालय अपने आप में मेरू यानी एक माउंटेन की तरह है। तो इसमें मेरू, मेरू को इंडिकेट करना है अरावली। तो मेरू राजस्थान में अरावली को कहा जाता है, यानी मेरू अपने आप में एक माउंटेन था। तो राजस्थान में मेरू या उस माउंटेन की तरह माउंटेन कौन सा है? अरावली। तो इसमें लिखिएगा अरावली माउंटेन इज नोन एज मेरू। अरावली पर्वतमाला को मेरू कहा जाता है। अरावली माउंटेन इज नोन एज मेरू इन राजस्थान स्टेट। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में मेरू कहा जाता है। अरावली माउंटेन इज नोन एज मेरू इन राजस्थान स्टेट। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में मेरू कहा जाता है, जिसका निर्माण कौन से भाग से हुआ है? गोंडवाना लैंड। जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, विच इज फॉर्म्ड बाई गोंडवाना लैंड, विच इज फॉर्म्ड बाई गोंडवाना लैंड, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। और राजस्थान के जो चारों भौतिक प्रदेश बताए थे मैंने, इसमें सबसे नवीनतम तो बताया था मैदान, और अरावली को बताया था राजस्थान का ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन के, राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। तो जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। इसी में एक नेक्स्ट लाइन और लिखिएगा, यह राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। यह है राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। इट्स एन ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। इट्स एन ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। तो इसका मीनिंग, एक तो मेरू का मीनिंग राजस्थान में क्या है तो वो बताना है सबसे पहले तो, कि मेरू ये शब्द है ये अरावली के लिए यूज हुआ है। फिर अरावली का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। और इसके निर्माण के बाद में इसकी विशेषता क्या है? विशेषता की राजस्थान में प्राचीनतम है, कि राजस्थान के पास जो 4 फिजिकल डिवीजन है उसमें सबसे ओल्डेस्ट यही। इसके बाद में नेक्स्ट, राजस्थान में पठारी शब्दों के लिए एक शब्द यूज होता है माल। माल वैसे तो एक मल्टीपर्पज वर्ड है, कई जगह यूज करते हैं अपन, और एक होता है मालव। रुको, कई बार सैंडल का साइज आपके गाल से पता लग सकता है इससे।
तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं जिसमें मरु, मेरु, मैदान और माल क्षेत्र, तो ये हाड़ौती वाला जो एरिया है, यानी जो अपने आप में क्या है हाड़ौती, प्लेट्यू या पठार, तो राजस्थान के हाड़ौती पठार को माल रीजन कहा जाता है। हाड़ौती प्लेट्यू रीजन इज नोन एज माल। और पठारी भागों का जो निर्माण है, पर्वत या पठारों का निर्माण, वो जनरली ज्वालामुखी से निकलने वाले जो मैग्मा है, वो मैग्मा किसके रूप में उद्गारित होता है, लावे के रूप में। अब ये लावा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है गाढ़ा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और एक जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो थोड़ा थिक या गाढ़ा लावा होता है। तो गाढ़ा लावा जैसे ये ब्लास्ट होगा तो एज इट इज जम जाता है ऐसे वोल्केनो से, तो उसमें बेस अधिक चौड़ा होता है और शीर्ष भाग होता है वो नुकीला होता है। तो इससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो माउंटेन या पर्वत होता है। और जब लावा लिक्विडिक फॉर्म में होता है, तरल लावा होता है, यानी जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो लावा दूर तक बहता है। तो दूर तक बहने से जो ऊपर वाला जो ये वाला जो बेस है, बेस और इस प्रकार का नोकीला भाग वो नहीं बन के दूर तक बहने से ऐसे सपाट एरिया बनता है। तो धरातल से तो थोड़ा ऊंचा हो गया और चट्टानी भाग भी हो गया, लेकिन ऊपर का भाग लगभग समतल सा होता है। तो चट्टानी भाग और ऊपर से सपाट होता है, उसको हम मानते हैं पठार। और इस प्रकार का लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो होता है बेसाल्ट लावा, यानी ये चट्टाने होती हैं बेसाल्ट। इग्निस रॉक्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो बेसाल्ट लावा, तो बेसाल्ट लावे के द्वारा मुख्यतः बनने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पठार। तो इसका मीनिंग जो माल रीजन वो क्या है राजस्थान में, तो एक तो वो बताना कि हाड़ौती रीजन है या हाड़ौती प्लेट्यू है। फिर उसका निर्माण किससे हुआ है, तो उसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावे से। तो सबसे पहले तो ये लिखे कि शब्द किसके लिए यूज किया है, तो राजस्थान में प्लेट्यू रीजन है उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें लिखेगा माल रीजन या माल प्रदेश में। राजस्थान के हाड़ौती पठार को माल प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती प्लेट्यू ऑफ राजस्थान is called या is known as Mal region. हाड़ौती प्लेट्यू ऑफ राजस्थान is known as या is called माल region. राजस्थान के हाड़ौती पठार को माल प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के हाड़ौती पठार को माल प्रदेश कहा जाता है, जिसका निर्माण which is formed by बेसाल्ट लावा, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। तो इस शब्द को अंडरलाइन कर देना, यानी वोल्केनो से जो लावा निकलता है या जो लावा इरप्शन या लावा उद्गारित होता है उसके कई प्रकार का नेचर होता है। जैसे गाढ़ा लावा है तो गाढ़े लावे में जो मुख्य चट्टानें पाई जाती हैं इग्निस रॉक्स के रूप में, वो हो सकता है कि ग्रेनाइट हो। जबकि थोड़ा लिक्विडिक फॉर्म में होता है तो चट्टानें कौन सी होती हैं, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टानें या बेसाल्ट लावा होता है, उनसे प्लेट्यू बनते हैं। तो राजस्थान के हाड़ौती पठार में भी यही है, बेसाल्ट लावा या बेसाल्ट चट्टानें अधिक। अब राजस्थान में इसमें शामिल एरिया कौन से हैं, तो इसमें राजस्थान का एक डिवीजन बोला जाता है कोटा, कोटा संभाग। इस कोटा संभाग को जनरली हम हाड़ौती संभाग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य जो एरिया है वो हाड़ौती पठार का है। लेकिन कोई भी फिजिकल डिवीजन है वो जिले की सीमा के साथ समाप्त नहीं होता है। जैसे अपन ये कहें कि मरुस्थल है, वो ये अपना शेखावाटी वाला एरिया है, डेजर्ट का पार्टी है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो क्या सीकर में रावली नहीं है, सीकर में रावली की पहाड़ियां भी हैं, झुंझुनू में रावली की पहाड़ियां भी मिलती हैं। तो इसका मीनिंग है कि सीकर झुंझुनू का अधिकांश भाग डेजर्ट एरिया है, पार्शियली पार्ट आंशिक हिस्सा उसका अरावली के अंदर है। तो इसका मीनिंग होने को वो अरावली भी है उस जिले में। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि जहां अरावली समाप्त हो रही है तो जयपुर ये नहीं कहेगा मैं अरावली के साथ ही समाप्त होऊंगा, या कोई भी जिला ऐसा डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ये नहीं कहेगा कि अरावली समाप्त है मैं भी समाप्त रहूंगा। तो इसका मीनिंग है फिजिकल डिवीजन आगे तक, या एक जिले में दो फिजिकल डिवीजन
या 3 फिजिकल डिवीजन भी हो सकते हैं। जैसे जयपुर, जयपुर का पश्चिमी भाग सांबर की ओर का एरिया देखो तो डेजर्ट की तरफ है। जयपुर एरिया देखो तो अरावली में है। जयपुर का ईस्टर्न पार्ट देखो तो पूर्वी मैदान में काउंट होता है। तो इसका मीनिंग कुछ ऐसे फिजिकल डिवीजन भी हो सकते हैं जो राजस्थान में, सॉरी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं जो एक से अधिक फिजिकल डिवीजन में शामिल हो। जैसे अपन कोटा संभाग बोलते हैं, तो कोटा संभाग से तो अपने माइंड में यही आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो राजस्थान का ये वाला जो एरिया है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो ये तो कोटा संभाग है। लेकिन हाड़ौती जो है, उस हाड़ौती में इधर भीलवाड़ा है वो भी शामिल होता है फिजिकल डिवीजन में। भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़ है वो भी शामिल होता है। चित्तौड़ के नीचे प्रतापगढ़ है। तो इसका मीनिंग इनके टच वाले जो पश्चिमी जिले हैं इनमें भी हाड़ौती फैला हुआ है। लेकिन जो मेन हाड़ौती है वो यही है। मुख्य जो विस्तार है वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जैसे अभी मैंने बताया कि जो डेजर्ट है वो शेखावाटी एरिया में भी है और वहाँ अरावली भी है। लेकिन अरावली वहाँ कम है, तो अरावली को मेनली उस एरिया में नहीं मानेंगे। उस एरिया को मेनली किस में मानेंगे? डेजर्ट में मानेंगे। तो वैसे ही जो हाड़ौती जो माल क्षेत्र है वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में अधिक है। और आगे जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो हाड़ौती पठार में कितने जिले बताएंगे? 7। तो अब जो मेन है सिर्फ वही लिखवा रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है वो लिखना, इसमें शामिल क्षेत्र कवर डिस्ट्रिक्ट या रीजन इन दिस पार्ट या इन दिस फिजिकल डिवीजन, कवर्ड रीजन इन दिस पार्ट या इन हाड़ौती रीजन, और आगे डेस्क करके डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दो, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। इसमें शामिल क्षेत्र या जिले कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। यानी हाड़ौती की जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वही है। तो राजस्थान के अंदर जो माल रीजन या माल प्रदेश है, ये तो शब्द किसके लिए यूज करते हैं अपन? हाड़ौती के लिए। जो हाड़ौती प्लेट्यू है। और पठारों का निर्माण है वो मुख्यतः किससे होता है? बेसाल्ट लावेज से। तो ये 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ये शब्द किसके लिए यूज किया है? हाड़ौती प्लेट्यू के लिए। और प्लेट्यूज हैं किससे बने हैं? बेसाल्ट। और राजस्थान में मुख्यतः किस क्षेत्र में बना है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस वाले एरिया। फिर दूसरा जो एरिया है वो है मालव रीजन या मालव प्रदेश। तो मालव रीजन का मीनिंग क्या है? राजस्थान का जो ये जो हाड़ौती पठार है, जो माल रीजन है, ये वाला भाग मध्य प्रदेश में पठारी भाग को यानी से जुड़ा हुआ जो भाग है इस साइड वाला, उस भाग को नाम दिया जाता है मध्य प्रदेश की ओर मालवा। तो अपने इधर सिर्फ माल है और उनके यहाँ मालवा है। और इधर वाला जो मालवा है वो राजस्थान के कुछ जिलों में फैला हुआ है। जैसे इस साइड में एक तो प्रतापगढ़ की ओर, और एक इस साइड में हाड़ौती वाला जो जिला है झालावाड़। तो इन जिलों में फैला हुआ है। तो राजस्थान के अंदर मालव प्रदेश में इनको ही माना जाता है कि प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ आर नोन एज मालव रीजन वेयर मालवा प्लेट्यू इज एक्सटेंट, जहां मालवा पठार का विस्तार है या फैले हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का मालवा राजस्थान के जिन जिलों में फैला हुआ है वो राजस्थान में मालव, और उसके ऊपर का हिस्सा जहां राजस्थान का हाड़ौती पठार है वो राजस्थान का माल प्रदेश। तो हैं दोनों प्लेट्यू रीजन ही। ये भी पठारी भाग है लेकिन ये किसका पार्ट है? मालवा का। और अभी जो बात कर रहे थे वो माल यानी हाड़ौती क्षेत्र का भाग। तो इसमें मालव का डेफिनेशन लिखिएगा, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालव प्रदेश कहा जाता है। प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ आर नोन एज मालव रीजन। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालव प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ मालवा पठार का विस्तार, बिकॉज मालवा प्लेट्यू इज एक्सटेंट इन दिस रीजन, बिकॉज मालवा प्लेट्यू
नहीं, मध्य प्रदेश का तो अधिकांश हिस्सा है इसमें ये वाला। बाकी अपना कुछ एक एरिया, जैसे मध्य प्रदेश में इस साइड में जाओगे आप, नीमच हुआ, मंदसौर हुआ, तो मध्य प्रदेश का तो काफी बड़ा एरिया है। लेकिन अपने इसको मालवा के रूप में डिफाइन नहीं कर रहे। अपन राजस्थान में किस के रूप में पढ़ रहे हैं इसको? मालव के रूप में। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर मालव का मीनिंग है प्रतापगढ़ और झालावाड़। कुछ हिस्सा ऐसा है जो इसके ऊपर की तरफ भी है, वो कम है, उसको हम बोलते हैं ऊपर माल। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा आपने? तो राजस्थान हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इस साइड में चित्तौड़गढ़ और इसके ऊपर की ओर है भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में यहाँ से दो एरिया लिया जाता है। भीलवाड़ा से तो बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ से लिया जाता है भैंसरोडगढ़। तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का जो एरिया है उसको कहा जाता है ऊपर माल। ये भी अलग से लिखवाएंगे इन्हीं के साथ, माल, मालव और ऊपर माल। तो ये होता है मालवा का ऊपरी भाग। तो माल का मीनिंग होता है जनरली ज्योग्राफी के अंदर प्लेट्यू रीजन यानी पठारी भाग। और ये मध्य प्रदेश का जो माल क्षेत्र यानी पठारी भाग है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो राजस्थान की ओर कहलाता है ऊपर माल। जहां अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1917 में एक बोर्ड का गठन भी हुआ था, विजय सिंह ऊपरमाल बोर्ड, 1917, विजय सिंह पथिक। तो ये ऊपरमाल उसी रीजन को कहा जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया है एक, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में, यानी बी और सी वाले पार्ट के बीच में। तो भीलवाड़ा में तो किसान आंदोलन वाली लोकेशन ली गई है बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ में लिया गया है भैंसरोडगढ़। यानी एक नाम तो वो है जो कि किसान आंदोलन चला था बिजोलिया, और एक दूसरा है जो किसान जिस पशु को दूध के लिए अधिक पालते हैं, भैंस। तो बिजोलिया से लेके और भैंसरोडगढ़ के बीच के पठार को या प्लेट्यू को क्या कहा जाता है? ऊपर माल। ये इस माल यानी पठारी भाग के ऊपर है। हालांकि इधर जो माल प्रदेश है पठारी, उसको क्या बोलते हैं? मालवा। राजस्थान की ओर उसको माल रीजन या हाड़ौती, और इसके ऊपर वाले इस हिस्से को भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच वाले को ऊपर माल। तो यहाँ प्रतापगढ़ और झालावाड़ को डिफाइन कर रहे हैं मालव के रूप में। तो मालव, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को कहा जाता है क्योंकि यहाँ मालवा पठार का विस्तार है। तो ये मालवा से निकला हुआ शब्द ही है मालव प्रदेश। तो इसमें सिंपल सा पूछेंगे, राजस्थान में मालव प्रदेश कौन है? प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। राजस्थान में मान लिया हाड़ौती में मुख्य जिले कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो मेन डिस्ट्रिक्ट यही है। बाकी और भी जिले हैं जो हम आगे फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे उनकी। तो इसी में एक शब्द और डिफाइन करो, दो शब्द तो हो गए ना इसमें, एक तो माल रीजन और एक मालव रीजन, मालव प्रदेश, और एक ऊपर माल। ऊपर माल में लिखिएगा इट्स ए प्लेट्यू रीजन, यह एक पठारी क्षेत्र है। इट्स ए प्लेट्यू रीजन, यह एक पठारी क्षेत्र है जो बिजोलिया, बिजोलिया ब्रैकेट में लिख देना भीलवाड़ा, एवं भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ किसका पार्ट है? चित्तौड़, एवं चित्तौड़ के मध्य स्थित है। which is lies between बिजोलिया ब्रैकेट में भीलवाड़ा एंड भैंसरोडगढ़ ब्रैकेट में चित्तौड़। जो बिजोलिया, भीलवाड़ा एवं भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य स्थित, इट्स ए प्लेट्यू रीजन विच इज लाइज बिटवीन बिजोलिया, भीलवाड़ा एंड भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। इसमें लोकेशन एग्जामिनर हो सकता है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट को देके पूछे,
कि भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच के भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पठारी भाग को क्या कहा जाता है, ऊपरमाल पठार कहा जाता है, जिसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी रहा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन में इस ज्योग्राफिकल जो एरिया है, ये भौगोलिक क्षेत्र का जो नाम है ऊपरमाल क्षेत्र, उसी नाम से एक बोर्ड का गठन किया था यहाँ, ऊपरमाल बोर्ड। तो वो ऊपरमाल बोर्ड इसीलिए था क्योंकि इस भौगोलिक क्षेत्र को ऊपरमाल कहा जाता है, भीलवाड़ा बिजोलिया के बीच में, जहां मेवाड़ के राजाओं ने टैक्स लगाया था। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ था, मेवाड़ रियासत के खिलाफ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला शब्द कौन सा है, नंबर 6 5। नेक्स्ट है बोराट और भौमट। हिस्ट्री में ये शब्द भी आपने सुना है, भौमट। भौमट आंदोलन या एक ही आंदोलन, डूंगरपुर। तो ये स्टार्टिंग वाला शब्द और लास्ट वाला ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों में। फर्क सिर्फ किस शब्द का है, रा का और मैं का। ये वाला भाग है ये उदयपुर। इसमें एक उदयपुर के जस्ट ऊपर का हिस्सा है राजसमंद। उदयपुर से ही अलग होके बना था ये जिला, पहले बन चुका है, अभी नहीं बना। एक उदयपुर के दक्षिण का भाग है डूंगरपुर। तो उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो एरिया है ये बोराट कहलाता है। और इस साइड में उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, ऊपर वाला तो प्लेट्यू एरिया पठार है, और इधर उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी और पठारी दोनों का मिक्स है, यानी हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन, विच इज लाइज बिटवीन उदयपुर एंड मेनली डूंगरपुर, जो मुख्यतः उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है। मीनिंग यह है कि भौमट के अंदर अगर ऑप्शन उदयपुर और डूंगरपुर अलग अलग दिया गया है, तो भौमट का मेन एरिया कहाँ पर है, डूंगरपुर की ओर, जिस ओर मुख्यतः एक ट्राइब्स निवास करती है, भील जनजाति। तो इस एरिया में मुख्यतः भील जनजाति अधिक रहती है, या भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन, भौमट। तो इसमें फर्क इस शब्द का रहेगा, जैसे बोराट पूछा है या भौमट पूछा है, तो इन दोनों में एक तो कॉमन जिला लेना होता है अपने को, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मीनिंग उदयपुर तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन सा है, क्योंकि वो तो कॉमन है दोनों में। तो उदयपुर के साथ कौन सा है, अगर बोराट है तो उसमें राजसमंद रहेगा, रा वाला है तो उसमें राजसमंद रहेगा, रा नहीं है तो इसका मीनिंग फिर उसमें डूंगरपुर रहेगा। तो ये रट के रखिए कि उदयपुर और राजसमंद वाला है तो इसका मीनिंग है बोराट, और अगर रा नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग वो राजसमंद नहीं आएगा, उसमें अपोजिट वाला आएगा डूंगरपुर। तो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, भौमट। तो पहले रा वाला लिखो, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अच्छा। बोराट इसमें लिखेगा, यह एक पठारी क्षेत्र है, इट्स अ प्लेट्यू रीजन, जैसा ऊपरमाल में बताया था एज इट इज वैसे, यह एक पठारी क्षेत्र है, इट्स ए प्लेट्यू रीजन। अब इसमें दो पहाड़ियां इंडिकेट की जाती हैं। राजसमंद की ओर तो इस एरिया को इंडिकेट करता है कुंभलगढ़, वही कुंभलगढ़ जहां कुंभलगढ़ फोर्ट बना हुआ है, और जिसके ऊपर के कटारगढ़ के लिए अब्बुल फजल का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाई इसको देखते टाइम सर की पगड़ी, तो वही कुंभलगढ़ है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जहां पे है उस पहाड़ी को बोलते हैं कुंभलगढ़ हिल्स। इधर उदयपुर की ओर आओगे तो उदयपुर में एक हिल्स आती है गोगुंदा। तो इसका मीनिंग है कि जो कुंभलगढ़ है, ये आपको पता है कि हिस्ट्री में कुंभलगढ़ आपने कहाँ पढ़ा है, राजसमंद। तो राजसमंद को रिप्रेजेंट कौन करेगा यहाँ, कुंभलगढ़ हिल्स। और गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर। तो उदयपुर को इंडिकेट कौन करेगा, गोगुंदा। इस प्लेट्यू को जनरली इन लोकेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा पूछा जाता है, हिल्स के अकॉर्डिंग, कि राजस्थान में कुंभलगढ़ यानी राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा यानी उदयपुर के बीच के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बोराट का पठार। तो आप जब लिखो कि ये एक पठारी क्षेत्र है जो कुंभलगढ़ हिल्स, तो कुंभलगढ़ हिल्स हो सकता है वो कुंभलगढ़ हिल्स नहीं दे, क्या दे, राजसमंद।
तो यह कुंभलगढ़ हिल्स यानी राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स ब्रैकेट में उदयपुर के मध्य स्थित है। तो इन हिल्स के साथ डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। तो यह एक पठारी क्षेत्र है जो कुंभलगढ़ हिल्स ब्रैकेट में राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स ब्रैकेट में उदयपुर के मध्य स्थित है, which is lies between Kumbhalgarh Hills, which is located between Kumbhalgarh Hills ब्रैकेट में राजसमंद एंड गोगुंदा हिल्स ब्रैकेट में उदयपुर। It's a plateau region which is lies between Kumbhalgarh Hills राजसमंद एंड गोगुंदा हिल्स उदयपुर। ये एक पठारी क्षेत्र है जो कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद एवं गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित। जब आपको अरावली के बारे में पढ़ाया जाएगा तो अरावली का जो सदर्न पार्ट है, यानी राजस्थान में अरावली को 3 डिवीजन में डिवाइड करके स्टडी करेंगे अपन। उत्तर में है उसको बोलेंगे उत्तरी अरावली, नदन अरावली। जो दक्षिण में है इसको बोलेंगे सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली। और जो बीच में दिख रही है उसको बोलेंगे मिड अरावली या मध्य अरावली। यानी जैसे अरावली अपने को दिख रही है एज इट इज वैसा ही बोलेंगे। उत्तर में दिख रही है उसको उत्तरी अरावली, नीचे दिख रही है वो दक्षिणी अरावली, जो बीच में दिख रही है उसको मध्य अरावली। तो ये सदर्न अरावली है, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इस कारण इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका इधर वाला ये जो पार्ट है इसको बोला जाएगा मेवाड़ अरावली, जो कि राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, क्योंकि हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ये एरिया मेवाड़ है। और इस साइड में पाली और सिरोही की ओर है, उस अरावली को बोला जाता है आबू अरावली, जो सिरोही आबू की तरफ फैली हुई है, पाली और सिरोही की तरफ। और जो इधर मेवाड़ वंश का जहां शासन रहे वहां फैली हुई है उसको मेवाड़ अरावली। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो आती है आबू अरावली के अंदर, जिसका नाम है गुरु शिखर। तो राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंचा जो शिखर है, उसको नाम क्या दिया गया है? गुरु शिखर। जैसे गुरु का मीनिंग वैसे ऊंचा होता है, यानी जिसका पद ऊंचा हो या जो बड़ा होता है उसको गुरु कहते हैं। हिंदी पढ़ लिया आप लोगों ने? तो हिंदी में आपने विलोम शब्द भी पढ़े होंगे, गुरु और लघु। लघु का मीनिंग छोटा और गुरु का मीनिंग ऊंचा या बड़ा। तो हमारे जो सबसे ऊंचा या बड़ा शिखर है उसका नाम गुरु शिखर, यानी बड़ा या ऊंचा शिखर। और यह अरावली का सबसे ऊंचा हिस्सा है। जबकि मेवाड़ अरावली की ओर आते हैं तो इसका मीनिंग इसमें कोई दूसरा माउंटेन लेना होगा अपने को। तो मेवाड़ अरावली में जो सबसे हाईएस्ट पीक मानते हैं, सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है, वो मानी जाती है जरगा। और ये जो जरगा पहाड़ी है ये मुख्यतः बोराट प्लेट्यू वाले रीजन में आती है। तो द हाईएस्ट पीक ऑफ मेवाड़ इज जरगा विच इज लोकेटेड ऑन जरगा प्लेट्यू, जो जरगा पठार पर स्थित है। तो ये मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी जरगा है, जिसका संबंध बोराट से है, यानी जो भाग अभी अपने लिखा है ना ये वाला। तो इसके ऊपर मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका नाम क्या है? जरगा। तो इसी में बोराट में नेक्स्ट लाइन में लिखो, मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा है जो बोराट पठार पर स्थित है। यानी इस बोराट पठार का इंपोर्टेंस इस चोटी को लेकर भी है। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी जरगा है। द हाईएस्ट पीक ऑफ मेवाड़ अरावली इज जरगा। द हाईएस्ट पीक ऑफ मेवाड़ अरावली इज जरगा। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा है जो बोराट पर स्थित है या बोराट पठार पर स्थित है, विच इज सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन बोराट प्लेट्यू। जो बोराट पठार पर स्थित है। तो इसका मीनिंग है राजस्थान के जो 5 हाईएस्ट पीक हैं, सबसे ऊंची चोटियां, उनमें से एक जरगा भी आती है। इसका लोकेशन पूछी जा सकती है कि राजस्थान में बोराट कौन से पठार पर आती है, सॉरी जरगा कौन से पठार पर आती है? बोराट के ऊपर। अब बचा हुआ जो दूसरा भाग है बोराट के बिल्कुल अपोजिट नीचे की तरफ, क्योंकि ये तो हिस्सा हो गया उदयपुर और उसके ऊपर राजसमंद वाला। अब उदयपुर और उसके दक्षिण की ओर स्थित हिस्सा कौन सा है? भौमट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भौमट। तो भौमट में लिखिएगा, ये एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। इट्स ए हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन। ये एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है।
इन दोनों का मिक्सअप है। यहाँ हिल्स और प्लेट्यू दोनों ही मिलते हैं। इट्स ए हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन। ये एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में विस्तृत है। which is extent in Udaipur and Melni डूंगरपुर, जो उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है। तो इसमें जो लिखा ना कि विच इज एक्सटेंट इन उदयपुर एंड मेनली डूंगरपुर, तो इसमें डूंगरपुर को अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी मुख्यतः कहां पर है? डूंगरपुर। तो दोनों एग्जाम में एक साथ आते हैं कि उदयपुर डूंगरपुर, तब दोनों ठीक है। और जब दोनों ऑप्शन अलग अलग और एक को आंसर लेना हो तो ये मुख्य हिस्सा डूंगरपुर का है। अभी एरिया फेमस क्यों है? भोमट भीलों के लिए, कि यहाँ भील जनजाति अधिक है, तो इसमें लिखेगा, इसे में नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए भील ट्राइब, भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड हियर। यहाँ भील जनजाति अधिक पाई जाती है। भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड हियर। यहाँ भील जनजाति अधिक पाई जाती है, इसका मीनिंग भील जनजाति के लिए फेमस है। और भील जनजाति के क्षेत्र में एक बोली भी होती है वागड़ी। उस बोली के आधार पे इस एरिया को, दक्षिणी राजस्थान वाले एरिया को क्या बोला जाता है? वागड़। तो स्टार्टिंग में शब्द करवाया था ना आपको वागड़, तो भीलों का एरिया होता है ये वागड़ क्षेत्र, वागड़ी बोली के आधार पे। तो ये आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ोगे आप, वागड़ी बोली। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट था उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो एरिया था उसको नाम क्या दिया था अपन ने? राजसमंद वाले में रा आएगा ना, बोराट। उदयपुर और डूंगरपुर इसके बीच का जो एरिया है इसमें रा नहीं आना चाहिए, तो रा नहीं आएगा तो बोराट नहीं होके क्या होगा? बोमट। तो सब तो लगभग दोनों एक से ही है, सिर्फ रा और मै का फर्क है। रा आ रहा है तो राजसमंद को लेना है, रा नहीं है तो इसका मीनिंग डूंगरपुर को लेना है। और यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी पहाड़ों से जो घिरा हुआ एरिया है, उस एरिया को नाम दिया जाता है मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को या पहाड़ियों से घिरे हुए एरिया को क्या बोला जाता है? मेवल। तो इसमें राजस्थान के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा वाले जिले हैं वो शामिल होते हैं, यानी एक तो बांसवाड़ा और साथ में दूसरा डूंगरपुर। और एक राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा होता है अलवर भरतपुर, इस एरिया में मुख्यतः मेव जाति रहती थी। पहले पहले हिंदू थे, बाद में औरंगजेब के समय इनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। तो इनके फेस्टिवल या कल्चर तो आज भी हिंदुओं के टच में है, लेकिन बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये क्षेत्र अपने अलवर भरतपुर का जो एरिया, ये मेवात, ये इस साइड से लेके हरियाणा तक फैला हुआ है। हरियाणा वालों ने तो उधर मेव जाति के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ है उनके, तो मेवात, जहाँ कुछ दिन पहले एक हिंसा हुई थी ना, नूहे नूहे हरियाणा की तरफ, तो वो वाला एरिया है। तो ये मेव जाति का एरिया, यानी ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मेव कास्ट। मेव जाति के क्षेत्र को या भौगोलिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मेवात। जो राजस्थान में मुख्यतः अलवर भरतपुर और बाकी इसका विस्तार मुख्यतः किस ओर फैला हुआ है? हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा वालों ने तो इस नाम से एक जिला भी बना रखा है, मेवात डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे कुछ कास्ट वगैरह या फिजिकल डिवीजन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकटतम कुछ जिले भी बने हुए हैं। जैसे अपनी अरावली माउंटेन गुजरात की ओर एंट्री करती है अधिक चौड़ाई के साथ, दिल्ली की ओर तो कम होती जाती, तो इस साइड में अधिक चौड़ाई के साथ एंट्री करती है, यानी एरिया ज्यादा है अरावली का, इस साइड में फैला हुआ। दक्षिणी अरावली चौड़ाई में है, तो इस साइड में गुजरात वालों ने एक जिला बना रखा है जिसका नाम है अरावली। अरावली से निकलने वाली एक नदी है पश्चिमी बनास, तो इन्होंने बना रखा है बनासकांठा।
साबरमती जाती है तो वहां बना रखा है साबर कांठा, यहां से माही जाती है तो माही कांठा नहीं है, मही सागर। स्पेलिंग तो हालांकि देख के एक बार तो यूं लगेगा जैसे माही सागर, तो माही नहीं, इसको क्या बोला गया है, मही सागर। तो दूसरा है मही सागर। तो राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी हमारी जो भूआकृतिक स्थलाकृतियां हैं, उनसे रिलेवेंट उन्होंने कुछ शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ मेव जाति के अकॉर्डिंग भी हरियाणा ने एक डिस्ट्रिक्ट बना रखा है जिसका नाम है मेवात, लेकिन राजस्थान में मेवात को प्रेजेंट करता है अलवर और भरतपुर, जहां मेव जाति रहती है। तो जोग्राफिकल एरिया ऑफ मेव कास्ट इज नोन एज मेवात। और इस क्षेत्र में एक काउ ब्रीड गाय की नस्ल भी पाली जाती है हमारे यहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेवाती गाय की नस्ल। जैसे इस साइड में मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है मालवा, तो वहां पे पाली जाने वाली गाय की नस्ल को मालवी। तो कुछ ज्योग्राफिकल एरिया हैं जिससे अपने अपने जो कैटल ब्रीड है या पशुओं की या मवेशियों की कुछ प्रजातियां जो है, नस्लें जो है, उन नस्लों को नाम दे रखा है। तो इसमें पहले ये मेवल वाला लिख दीजिए, क्योंकि फिर ये एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसका एक आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा कि रा वाला है तो इसका मीनिंग ऊपर वाला है बोराट, रा नहीं है तो इसका मीनिंग बोमट, और उसके नीचे है वो है मेवल। तो बोराट है, बोमट है, मेवल। तो बोराट है, रा रहे तो राजसमंद उदयपुर, और रा नहीं आ रहा बोमट तो उदयपुर और डूंगरपुर, और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के एरिया को क्या बोला जाएगा, मेवल। तो पहले मेवल और उसके बाद में कवर करेंगे मेवात। तो नेक्स्ट अगले शब्द लिखिएगा, जो भी हेडिंग है 6 7, मेवल, मेवल में लिखिएगा। एरिया कौन सा इसमें, बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो इसमें लिखिएगा ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित है। मेवल इज लोकेटेड बिटवीन या लाइज बिटवीन बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र है। जो पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र है। इट्स ए ज्योग्राफिकल रीजन विच इज कवर्ड बाय हिल्स। इट्स ए ज्योग्राफिकल रीजन विच इज कवर्ड बाय हिल्स, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र। इसका मीनिंग इसमें जो लिखा ना कवर्ड बाय हिल्स, तो ये हिल्स को अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मीनिंग एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसके लिए शब्द यूज हुआ है। और इसमें एरिया या डिस्ट्रिक्ट कौन से लिए गए हैं वो पहले बता दिए अपन ने, कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का एरिया है। जबकि राजस्थान के अलवर भरतपुर जहां मेव जाति अधिक है, उस एरिया को क्या बोला गया है, मेवात। तो स्टार्टिंग शब्द को देखो तो इसमें भी मेव आता है और इसमें भी मेव। तो इसका ये वाला एरिया मेवात वाला, ये मेव जाति के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखिएगा ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मेव कास्ट, मेव जाति के भौगोलिक क्षेत्र को, मेव जाति के भौगोलिक क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मेव कास्ट इज नोन एज मेवात या इज कॉल्ड मेवात। मेव जाति के भौगोलिक क्षेत्र को, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मेव कास्ट इज नोन एज मेवात। अब इसमें जिले कौन से हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख दो। दिस रीजन इज एक्सटेंट, दिस रीजन इज एक्सटेंट इन अलवर एंड भरतपुर। जिसका विस्तार अलवर एवं भरतपुर में, अल्फाबेट में जो कंटिन्यूस बोलते हैं ना, ए और बी, अलवर और भरतपुर।
जिनको अपन पहले ये भी मानते थे ना एनसीआर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिले। अब तो हालांकि इनके कुछ पार्ट हैं जो दिल्ली के नजदीक वाले होंगे, उन्हीं को माना जाएगा। जैसे अलवर का तो हो गया, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा का कुछ पार्ट भी आएगा, लेकिन जो मेन अलवर है वो नीचे रह गया, अब दिल्ली के टच में नहीं है वो। और फिर एक भाग भरतपुर का जो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका डिग। तो आने वाले टाइम में वापस से गवर्नमेंट को इनको नोटिफाइड करना होगा कि कौन सा एरिया इनका एनसीआर में काउंट होगा, कि भाई अलवर काउंट होगा या अलवर से जो अलग हुए हिस्से हैं वो काउंट होंगे। तो फिर से गवर्नमेंट इनको जारी करेगी, तभी पता चलेगा कि प्रॉपर क्या है। तो अभी तक तो जो डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन है वो अपना दो ही डिस्ट्रिक्ट है, ए एंड बी, अलवर एंड भरतपुर। जो आप राजस्थान के एकीकरण के चरण में पहले 4 जिले पढ़ते हो ना, उसमें पहले 2 हैं, उसमें पढ़ते हो मत्स्य यूनियन, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसमें ये अलवर और भरतपुर ये एनसीआर एरिया, मेव जाति का क्षेत्र। तो राजस्थान के अंदर अभी जो शब्द करवाए समझ में आ गए। मरु एरिया क्या है? मरु का मीनिंग मरुस्थल को शॉर्ट में बोला है। तो अरावली के पश्चिम का जो डेजर्ट एरिया है वो मरु है, जो किस पे बना हुआ है? पैंतीस सागर। अरावली के ईस्ट में जो माउंटेन है अरावली, उसको क्या कहा जाता है? मेरू, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड पर हुआ है और ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन है, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। फिर उसके और आगे चलेंगे तो एरिया आएगा माल, और मध्य प्रदेश की ओर आएगा मालवा। और मालवा का वो भाग जो प्रतापगढ़ झालावाड़ में फैला हुआ है, तो उसको मालवा नहीं बोल के माललो बोलते हैं। और उस माललो के ऊपर का हिस्सा ऊपर माल, जो कि भीलवाड़ा यानी भिजोलिया और चित्तौड़गढ़ यानी भैंसरोडगढ़ के बीच में फैला हुआ है। मेऊ जाति का एरिया है वो मेवात, अलवर और भरतपुर। और मुख्यतः बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मेवल है। और डूंगरपुर और उदयपुर के बीच का पठारी क्षेत्र वो भोमट या भोराट। रहा आता है तो उसमें राजसमंद को शामिल किया जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो इसका मीनिंग डूंगरपुर। तो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र को बोमट, और उदयपुर और राजसमंद, तो राजसमंद आ रहा है, इसका मीनिंग रा वाला आएगा बोराट, जिसपे मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी जरगा स्थित है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये सब सुना हुआ है आपका शेखावाटी। इससे मिलता जुलता एक शब्द और आता है तोरावाटी। तो पहले ये कवर करेंगे अपन, उसके बाद में तोरावाटी। फर्स्ट में लिखो इसमें शेखावाटी। राजस्थान का जो जयपुर के ऊपर वाला हिस्सा है, जयपुर यानी जो ढूंढ नदी का एरिया यानी ढूंढाड़ एरिया कहते हैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो उसमें राजस्थान में एक बोली दी हुई है आपके, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी की एक उप बोली होती है जो नदन में बोली जाती है, तोरावाटी। तो तोरावाटी अपने आप में एक ज्योग्राफिकल एरिया भी है, जिसका संबंध उस क्षेत्र में कांतरी नदी के पास रहने वाले एक वंश से उसका मीनिंग लिया जाता है, तंवर। तो ये तंवर वंशजों का एरिया है। और इस क्षेत्र में मुख्यतः शेखावत भी अधिक थे, यानी जो अपने जनरल कास्ट में शेखावत आते हैं। धीरे धीरे जैसे कि राजतंत्र अपने यहाँ समाप्त हुआ और जमीनें जो थी, जिन काश्तकारी जिन जमीनों के ऊपर किसान किया करते थे वो किसान के अधिकृत की गई, कि भाई जिस जमीन पे जो राजा से लीज लेके करते थे पहले किसान, भाई जमीन थी वो सारी राजा की थी, और उस पर किसान बुआई करता तो राजा को बदले में क्या देना होता था? एक टैक्स, माल बोलते थे ना, माल या कर। तो माल या कर या जो टैक्स देना होता था, तो टैक्स के रूप में उसके पास पैसा। लेकिन जैसे ही राजतंत्र समाप्त हुआ तो जिन जमीनों पे किसान बुआई कर रहा था उसके ऊपर उसको अधिकार दे दिए कि उसके इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो जहां जमीन पे बुआई कर रहा है वो जमीन उसी की है। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही राजतंत्र समाप्त हुआ, उसके बाद इस साइड में शेखावाटी के जो शेखावत है उनका माइग्रेशन धीरे धीरे जयपुर की ओर होना स्टार्ट हुआ। तो जयपुर की जो उत्तरी कॉलोनी है नदन की तरफ, जैसे कि झोटवाड़ा और जैसे विद्याधर नगर, इस साइड में शेखावाटी के शेखावत अधिक है। तो इसका मीनिंग अब ये शेखावाटी क्षेत्र है, ये वर्तमान में शेखावत बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। कास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साइड में अब जाट जाति अधिक है, जबकि इस साइड में जो माइग्रेट हैं वो शेखावत इधर हो गए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे शेखावाटी ये है। तो शेखावाटी तो प्राचीन तौर पे वही है, जिसको रिप्रेजेंट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट करते हैं? चूरू,
सीकर झुंझुनू, एक नया जिला और बन गया अब नीम का थाना। तो इसमें लिखेगा शेखावत वंशजों के क्षेत्र को या शेखावत वंशजों के भौगोलिक क्षेत्र को, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ शेखावत डायनेस्टी, शेखावत वंशजों के क्षेत्र को या भौगोलिक क्षेत्र को, शेखावत वंशजों के भौगोलिक क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ शेखावत डायनेस्टी इज कॉल्ड या इज नोन एज शेखावाटी। तो शेखावतों के कारण ये शेखावाटी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा इसका विस्तार, दिस geographical region is extent, this geographical region is extent in चोरू, सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। जिसका विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं नीम का थाना में। This region is extent in, its extent in चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। अब इस एरिया में एक नदी बहती है, उस नदी को हम कहते हैं कांतली। कांतली या शेखावाटी की ओर जाओगे लोकल में बोलते हैं काटली। मिट्टी का कटाव अधिक करते हैं इस कारण इसको काटली भी कह देते हैं, और भौगोलिक नाम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको कांतली भी कह देते हैं। तो काटली का मीनिंग यहाँ ये नहीं है कि रिवर कुत्ते की तरह बाइट करने वाली बाइटिंग रिवर नहीं है, रिवर तो वही है कांतली, एज इट इज शब्द लिखा जाता है। अब इसके पास में जिस वंश ने शासन किया था वो था तमर डायनेस्टी, तमर वंश। ये इसके कारण भी फेमस है, लेकिन धीरे धीरे कांतली नदी का जो क्षेत्र है वो तंवरों से भौगोलिक शब्द हमने धीरे धीरे बना दिया कि कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोराबाटी, कि कांतली नदी के कैचमेंट एरिया को तोराबाटी। तो धीरे धीरे हमने इसको ज्योग्राफिकल शब्द में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अपने ढूंढाड़ है जयपुर, तो इसमें ढूंढाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, तो अपने को लगता है कि ढूंढाड़ी बोली है, बोली के आधार पर ढूंढाड़ है। जबकि यहाँ ढूंढ रिवर बहती थी, उस ढूंढ रिवर के आधार पर जयपुर को ढूंढाड़ और यहाँ बोले जाने वाली कल्चर को या संस्कृति या बोली को ढूंढाड़ी। तो ये भूगोल से शब्द है जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आर्ट एंड कल्चर में। और ये हिस्टोरिकल शब्द है, ऐतिहासिक शब्द है, हिस्ट्री से रिलेवेंट है, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ज्योग्राफिकल शब्द में, यानी भूगोल में कन्वर्ट कर दिया, तोराबाटी एरिया। तो अब तोराबाटी पूछते हैं तो जनरली डेफिनेशन यही रहती है कि कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोराबाटी। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है। तो अभी शेखावाटी के जो जिले लिखे थे वही जिले इसमें एक चूरू को छोड़कर, क्योंकि चूरू थली प्रदेश में काउंट होता है जहां कोई नदी नहीं है, तो इसका मीनिंग उसमें कांतली भी नहीं है फिर। तो इसका मीनिंग चूरू को छोड़ के सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये तोराबाटी का पार्ट है, कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली है। तो सेकंड में यानी इसी में जो मिलता जुलता शब्द है तोराबाटी। तोराबाटी की डेफिनेशन लिखिएगा, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर catchment area of Kantli river, catchment area of Kantli river is known as या is called Toravati. Catchment area of Kantli river is known as Toravati. कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोराबाटी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा इसका विस्तार या इसमें शामिल क्षेत्र, दिस रीजन इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। दिस रीजन इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। चूरू नहीं लिखना है इसमें। तो इसका मीनिंग है शेखावाटी और तोराबाटी में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। शेखावाटी शेखावतों के कारण, तोराबाटी ये तंवरों के कारण प्रसिद्ध था।
तो ये तोरावाटी वाली जो डेफिनेशन लिखी है कि कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोरावाटी, इसी तोरावाटी में लास्ट में नोट में एक लाइन और लिख दीजिएगा। यह क्षेत्र या यह भौगोलिक क्षेत्र तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध था। This geographical region was famous for Tamar dynasty. This geographical region was famous for Tamar dynasty. यह क्षेत्र या यह भौगोलिक क्षेत्र लिख दो, मीनिंग एक ही है। कोई एरिया होता है वो अपने आप में ज्योग्राफिकल एरिया भी होता है। तो जयपुर अपने आप में एक एरिया है, तो अपने आप में भौगोलिक क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र या यह भौगोलिक क्षेत्र तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो तोरावाटी शब्द आया हुआ है वो किसके लिए, कहाँ से आया हुआ है? तंवर डायनेस्टी से निकला हुआ शब्द। फिर अगला शब्द नंबर कौन सा है? तो एक तो आता है मत्स्य और एक आता है मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ। तो मत्स्य और मत्स्य संघ में क्या फर्क है? ये वाला जो एरिया है अपने जयपुर और अलवर के पास का एरिया, या इस साइड में जयपुर और मेनली इस साइड का जो ये रेक्टेंगल शेप में फैला हुआ एरिया था अलवर का। अगर इसको हम देखें तो अलवर तो अब कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये खड़े आयत की तरह था अलवर इस तरीके से। अब तो कई जिलों में ये तो एरिया बन गया कोटपुतली बहर रोड, ये बन गया तिजारा खेरथल, और नीचे वाला ये रह गया साउथ ईस्ट वाला अलवर। तो पहले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये अलवर का नदन पार्ट, ये अलवर का ईस्टर्न पार्ट, ये इसका सदर्न पार्ट। और ये इस साइड में इसका वेस्टर्न पार्ट। तो अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है, इस वाले एरिया को ऐतिहासिक तौर पे मत्स्य कहा जाता था। तो इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर वाज फेमस एज मत्स्य। पहले भारत है ये अलग अलग जनपदों के रूप में था, 16 जनपद हैं। तो 16 जनपद मिलके भारतवर्ष को बनाते थे। जैसे आज वर्तमान में भारत है ये अलग अलग राज्यों का एक यूनिटी है, एक संघ है। तो उसी तरीके से 16 जनपद मिलके भारतवर्ष था। तो अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये ऐतिहासिक तौर पे एक जनपद था, और उस जनपद का नाम क्या था? मत्स्य। और इसके कैपिटल इस साइड में जयपुर की तरफ थी बैराट, वर्तमान का विराटनगर। बैराट और वर्तमान का देखा जाए तो विराटनगर। तो पहले तो ये जयपुर में था विराटनगर, अब ये कोटपुतली बहर रोड में शामिल हो गए। इस साइड में अलवर का जो उत्तरी भाग था, नदन पार्ट ऑफ अलवर वाज फेमस नॉन एज कुरु रीजन, कुरुक्षेत्र। अलवर के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश कहा जाता था। यह मुख्यतः अलवर का उत्तरी भाग जो आगे हरियाणा तक फैला हुआ है। तो वास्तव में कुरुक्षेत्र का मैदान तो हरियाणा में, जहां महाभारत का बैटल या युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र नदन पार्ट ऑफ अलवर विच इज मेनली एक्सटेंट इन हरियाणा, जो मुख्यतः हरियाणा में विस्तृत है, वो कुरुक्षेत्र। और इस कुरुक्षेत्र की जो कैपिटल है या कुरु प्रदेश की जो कैपिटल है वो थी इंद्रप्रस्थ, यानी वर्तमान दिल्ली। अलवर का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी भाग है, उसमें अलवर का कुछ हिस्सा या तो शामिल कर लेते हैं कई बार, या फिर इसके ईस्टर्न भाग की और इस साइड में आप जाओगे तो भरतपुर, राजस्थान में आप पूर्वी भाग है धौलपुर, और फिर इस साइड में आओगे तो नीचे की तरफ करौली। तो ये भरतपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये तो है बैठी हुई गिलहरी की तरह इस तरीके से।
ये राजस्थान का पूर्वी भाग और ये करौली। तो करौली तो पहले डक शेप में दिखाई देता था, बतख, लेकिन अब गंगापुर सिटी निकल गए, इसका बतख बिगड़ गया है। ये वाला हिस्सा भरतपुर वाला हिस्सा, इसका ऊपर का हिस्सा डिग रह गया, नीचे का भरतपुर। राजस्थान में पूर्वी जिला जो अभी तक जो जिले हैं उनमें सबसे छोटे जिले के रूप में माना जाता है इसको, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला पार्ट है भरतपुर, ये करौली और ये धौलपुर, ये राजस्थान के पूर्वी जिले हैं। तो इन सब को मिला के ए बी, इसको बोलने में सी बोल देते हैं, वैसे कैसे होता है सी और डी। तो ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मत्स्य यूनियन, जो राजस्थान का यूनिफिकेशन या एकीकरण करके और हम राजस्थान जो बना रहे थे, उस राजस्थान के अंदर जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण को नाम क्या दिया जाता है? मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ। तो संघ से, नाम से ही पता लग रहा है, संघ का मीनिंग इसमें यूनिटी है, यूनियन है, शामिल किए गए। और वो सिर्फ एक शब्द है मत्स्य, जिसका संबंध ऐतिहासिक काल के जनपदों से है। यानी उस समय के प्राचीन समय में जो बड़े बड़े जो राजवंश, या यूं कह सकते हैं उस समय के जो स्टेट थे, जो जनपदों के रूप में थे। तो राजस्थान में ऐतिहासिक काल में अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था वो क्या था? मत्स्य। और एकीकरण का पहला चरण जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन सबको शामिल करते हैं, इसको नाम दिया जाता है मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ। और एक इस साइड का भाग और है भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसको ऐतिहासिक काल में कहते थे सूरसेन, जो आगे यूपी की तरफ फैला हुआ था, और उसकी कैपिटल थी मथुरा, जो हिस्ट्री में पढ़ते हो आप। ये वाला जो भाग है करौली, धौलपुर, भरतपुर, कुछ बुक्स में इसमें भी अलवर शामिल कर लेते हैं। तो लिखा तो ऐसा जाता है कि अलवर का पूर्वी भाग, अलवर का पूर्वी भाग मीनिंग भरतपुर, धौलपुर, करौली और यूपी का एरिया। तो इसमें अगर अलवर को भी शामिल कर लेते हो तो गलत इसमें भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एरिया तो अब बने हैं ना भाई, पहले तो सीमाएं तय थोड़ी ना थी। पहले तो ये था कि भाई हमारे जहां तक शासन, या जहां तक हमारे जो लोग हैं जो टैक्स हमें देते हैं, वो हमारा एरिया, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री या सीमांकन नहीं था। पहले सीमांकन धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं। पहले जनरली गांव में नहीं होते थे। अपने दादाजी कई बार बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई अपना खेत कहाँ तक था, तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जहां तक नजर जा रही है वो अपना ही अपना था, कि बाकी मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपने इतनी जमीन पे कब्जा किया, रही है अपनी हो गई, और बाकी जो छोड़ी उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ, इस वाले एरिया को जनरली हम, ये वाला जो पार्ट है, इसको एक शब्द और दे सकते हैं, सुरसेन। तो राजस्थान में ऐतिहासिक काल में या हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में पूर्वी भाग को सुरसेन कहते थे, जबकि मत्स्य यूनियन एकीकरण के प्रथम चरण के संबंध में आता है। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। माफ किया। अब ये सभी अपने आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर रखें। हाँ, कोई क्लास में इधर से उधर नहीं जाएगा। मैं कंटिन्यूस कर सकता हूँ क्या नवीन जी? अच्छा, आई कार्ड चेक हो रहे हैं क्या आपके? समोसे सोडानी की दुकान पे मिलते हैं। बस कोई स्टूडेंट बात नहीं करेगा, क्लास आपकी चलती रहेगी। अच्छा, ये डायग्राम इसमें बनाइए, उसके बाद डेफिनेशन, ये समझ में आ गए? नहीं आया बट डेफिनेशन लिखे तब समझ में आ जाए। ये आगे वाला बना लीजिए। ये अलवर का पार्ट, जिसमें उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र, जिसका कैपिटल है इंद्रप्रस्थ।
हाँ, सुरसैन में अलवर को भी लेते हैं, लिखने में इसको अलवर का पूर्वी भाग, तो कुछ बुक्स लिखती है कुछ नहीं लिखती, लिखना गलत नहीं है। एरिया लगभग सुरसैन में और मत्स्य यूनियन में सेम ही है, लेकिन डेफिनेशन अलग लिखते हैं। मत्स्य यूनियन अपने आप में राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है। तो राजस्थान के पूर्वी चारों जिलों को मिला के तो बोला जाता है मत्स्य यूनियन, या दूसरा नाम है सुरसैन। डिस्ट्रिक्ट सेम है, मीनिंग अलग अलग होंगे। कौन सा? गोगुंदा उदयपुर में है या सलूम्बर में? उदयपुर में ही। उदयपुर का उत्तरी भाग है, सलूम्बर तो दक्षिणी पूर्वी भाग है। सुरसैन ये मत्स्य यूनियन वाली हैं चारों, पर डेफिनेशन अपन लिखेंगे तो राजस्थान के ऐतिहासिक काल में पूर्वी हिस्से को सुरसैन कहते थे, जबकि राजस्थान का एकीकरण का जो पहला चरण है उसको मत्स्य यूनियन कहा जाता है। तो मीनिंग अपने आप में अलग अलग है। कौन सा? वापस रिपीट। वोट किसको दिया है? अच्छा, बढ़ाड्रे। अच्छा, हाँ। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब इसमें जो आपस में मैच होते हुए शब्द हैं पहले अपन उनको कवर करेंगे, बाकी ये वाले जो सिंगल वाले शब्द आएंगे वहां कवर करेंगे, इसको कुरुक्षेत्र को, इस वाले सुरसैन को ही। अभी यहाँ जो डेफिनेशन लिखेंगे अपन, एक तो मत्स्य की और एक मत्स्य यूनियन के, तो इसमें पहले लिखे मत्स्य वाले पार्ट की। ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को अलवर का जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट है यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था।
the southern western part of Alwar in historical period. The southern western part of Alwar in historical period was famous as मत्स्य. ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था. जयपुर शामिल होगा ना. दक्षिणी पश्चिमी, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग. अभी कैपिटल और लिखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा. अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था. सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर इन हिस्टोरिकल पीरियड वाज फेमस एज मत्स्य. इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इसकी राजधानी बेराट थी. बेराट वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन. इस क्षेत्र की राजधानी बेराट थी. इसकी राजधानी बेराट थी, यानी उस समय बेराट के रूप में ही था. आज वर्तमान में विराटनगर है. अब वर्तमान में इसका जो एरिया है वो एक तो विराटनगर, तो विराटनगर अब कहां पे चला गया है? कोटपुतली, बहरोड, ये अपने आप में अलग जिला बन गया है. जबकि बाकी का जो हिस्सा है वो अब भी किसके रूप में है? अलवर. तो ये पहले तो कोटपुतली वाला क्या लिखा जाता था एरिया? जयपुर. तो अब इसमें रिप्रेजेंट होगा कोटपुतली बहरोड. तो बाई चांस ये कोटपुतली बहरोड नहीं है तो क्या आएगा? जयपुर. तो ब्रैकेट में जयपुर भी लिख सकते हो. बहरोड, तो बहरोड पहले अलवर का हिस्सा था, तो बहरोड के नाम से आता है तो ठीक है. नहीं आता तो अलवर है लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो अलवर तो अब भी लेंगे इसमें. तो इस वर्तमान में इसका विस्तार नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा. एट प्रेजेंट मत्स्य इज एक्सटेंट इन कोटपुतली, बहरोड एंड अलवर. कोटपुतली बहरोड के ब्रैकेट में आगे जयपुर लिख सकते हैं. बाई चांस कोटपुतली बहरोड नहीं है तो अपन आंसर क्या मानेंगे? जयपुर एंड अलवर. एट प्रेजेंट मत्स्य इज एक्सटेंट इन कोटपुतली, बहरोड, ब्रैकेट में जयपुर एंड अलवर. और जयपुर नहीं लिखे तो भी अंडरस्टूड है कि ये जो कोटपुतली है ये पहले जयपुर का हिस्सा ही था. क्योंकि अब ये बेराट वाला हिस्सा ये कोटपुतली में चला गया. पहले किसका हिस्सा था? ये जयपुर का. तो मत्स्य इज एक्सटेंट इन कोटपुतली, बहरोड एंड अलवर. अब दूसरा शब्द है इसमें मत्स्य यूनियन. तो नेक्स्ट लिखे मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ. राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है. राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को the first stage of unification of Rajasthan. The first stage of the unification of Rajasthan is known as मत्स्य यूनियन. राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है. मत्स्य संघ जो लिखा उसके आगे ब्रैकेट में वो डेट लिख दीजिएगा, 18 मार्च 1948. यही है ना? The first stage of the unification of Rajasthan is known as मत्स्य यूनियन. मत्स्य यूनियन ब्रैकेट में ये डेट मेंशन कर दीजिए. अब इस एकीकरण के प्रथम चरण में किसको शामिल किया गया था? तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इसमें शामिल क्षेत्र या जिले, कवर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रीजन. इसमें शामिल क्षेत्र या जिले
अब वो कंटिन्यूस लिख दीजिए A B C D और उनके मीनिंग लिख दो आगे अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। जिसमें शामिल क्षेत्र ABCD। अब इसका मीनिंग हम क्या लेते हैं ABCD का? अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। और बाकी हिस्ट्री में इसको कंप्लीट करोगे आप तो वहां ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये वर्ड किसके द्वारा दिया हुआ है, ये शब्द किसके द्वारा दिया हुआ है। तो यह शब्द KM मुंशी के द्वारा दिया गया। ये लास्ट में नोट में लिखना चाहें तो लिख दीजिए मत्स्य यूनियन वर्ड इज गिवन बाय KM मुंशी। यह शब्द KM मुंशी के द्वारा दिया गया। हाँ जी, इसमें राजस्थान में वोल्केनो है क्या? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन है। तो वोल्केनो इरप्शन राजस्थान में पहले हुए हैं, प्रेजेंट में कोई वोल्केनो नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि ज्वालामुखी का उद्गार, इससे ये भाग बना है, इससे ये भाग बना है, तो हम पहले मानते हैं कि पृथ्वी अपने आप में एक आग का गोला थी जिसपे जगह जगह वोल्केनिक ब्लास्ट हो रहे थे। और उसके बाद में धीरे धीरे अपने जो फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी भूआकृतियां हैं, भूस्थलाकृतियां बनी हैं उनसे। तो इसका मीनिंग पहले ज्वालामुखी उद्गार थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा वोल्केनो माउथ या वोल्केनो राजस्थान में नहीं है। जैसे हमारे गांव में पहले झोपड़ियां थी, अब नहीं है। मीनिंग समझ में आया? यानी पहले वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं, अब नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपका यह है कि ज्वालामुखी या वोल्केनो राजस्थान में है क्या, तो वर्तमान में नहीं है। भारत में वर्तमान में 2 ही वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार में माने जाते हैं, जिसमें एक एक्टिव वोल्केनो है और एक डोरमेंट है, यानी प्रसुप्त अवस्था में है, जो कई लंबे समय तक शांत रहते हैं और बीच में ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसमें एक आपने पढ़ा होगा बेरन के नाम से, और एक और है नारकोंडम। तो बेरन है वो तो एक्टिव है। जैसे आपके बेरी या दुश्मन क्या रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो बेरी से याद रखना, बेरन है वो एक्टिव है, और जो दूसरा है उसको हम डोरमेंट वोल्केनो के रूप में मानते हैं। जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है? जैसे आप अपने फॉरम में एक ऑप्शन आता है आपके कि कास्ट क्या है, जाति क्या है आपके। तो इसका मीनिंग है कि कास्ट अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, आप जिस भी जाति से हो वो करते हो आप। जैसे कि आप ओबीसी से हो, जनरल कास्ट से हो, SC से हो, ST से। तो इसमें कास्ट या जाति में आपकी सारी कैटेगरी होती है। और इन्हीं जातियों में से अगर आप मुख्यतः वन क्षेत्र या ट्राइबल एरिया के अंदर निवास करने वाले लोगों में से आते हो, तो इसका मीनिंग आप ST में काउंट होते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जनजाति में काउंट होते हो। जो संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जिसके अंदर इनको संरक्षित किया गया है, इनको प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। जबकि अन्य जो हैं जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी शेड्यूल कास्ट के लिए भी ऐसे प्रावधान हैं, और OBC के लिए से भी ऐसे प्रावधान हैं, और EWS के लिए अब किए गए हैं। जनरल का ये एक पार्ट है जो इकोनॉमिक बेसिस पे अलग किया गया है उसको। लेकिन जाति अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। जैसे फॉर्म की कैटेगरी में हम डालते हैं ना, कास्ट डालते हैं कि कौन से कास्ट। तो कास्ट ये कैटेगरी जिसमें जनजाति एक विशेष समूह होता है जो ट्राइबल एरिया में रहता है, वन्य क्षेत्रों में जो रहा हुआ है,
इसका मीनिंग मानव विकास के जो मुख्य धारा है उससे अलग रहा है व्यक्ति। तो एक तो अपने समाज में जो व्यक्ति रहते थे उनमें कुछ व्यक्ति हैं जो अधिक प्रभुत्वशाली बनते चले गए, और एक कुछ व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने अधिकारों से वंचित रखा। तो उन व्यक्तियों को धीरे धीरे क्या बोलने लग गए, दलित। दलित का मीनिंग अधिकारों से जिनको वंचित किया गया। तो धीरे धीरे एक कास्ट सिस्टम बाद में बनता रहा। जातियां हमारे पहले नहीं बनी है, पहले हमारे समाज है वो मुख्यतः क्रम प्रधान व्यवस्था पे था। जो हिस्ट्री में पढ़ते भी है ना कि भाई एक ही परिवार में सभी वर्णों के व्यक्ति थे। एक परिवार में ब्राह्मण भी था, एक ही परिवार में शूद्र भी था, एक ही परिवार में क्षत्रिय भी था। परिवार में अगर पिताजी है वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वो अपने अपने ब्राह्मण में है। भाई अगर राजा की सेना में है तो वो क्षत्रिय है। भाई अगर किसी की एक भाई जो किसी की सेवा करता है तो वो शूद्र में काउंट होता है, या माता गृहिणी का काम करती है तो वो शूद्र में काउंट होता है। एक भाई जो व्यापार करता है तो वो वैश्य में काउंट होता है। तो इस तरीके से एक ही परिवार में सारे वर्ण मौजूद थे। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, यानी पूरा परिवार ही दूसरों की सेवा में लग गया, और इस प्रकार के काम जो दूसरों की सेवा में और निम्न तबके के काम, तो धीरे धीरे उसको कास्ट में डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया हमने। जातियां पहले की बनी हुई नहीं है, ये मानव ने धीरे धीरे अपने स्वार्थ के लिए इनको बनाया है। फिर मेवात में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात में अलग वे डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्या? अलग वाले भी मेवात में आते हैं लेकिन अभी वो डिफाइन नहीं है। जो सामान्य सी बात है, अलवर और भरतपुर शामिल है तो उससे अलग वह डीग है तो वह भी शामिल होगा। और अलवर से जो अलग वह है, जैसे कि बहरोड खेरथल, और जो खेरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये बेटर तरीके से जब गवर्नमेंट डेटास देंगे उनके बाद ज्यादा सही तरीके से पता लगेगा इनका। अभी तो अलवर भरतपुर ही लिखना है उसमें। सर अलवर जयपुर ग्रामीण में लगता है क्या? हाँ, लास्ट में एक अपनी बात हुई थी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के टच वाला, उसमें जयपुर जो ग्रामीण है उसे एक डिस्ट्रिक्ट और टच होता है, अलवर। अलवर शायद उस दिन लिखा नहीं था, अपन लिखा था क्या? तो अलवर टच में है उसके, एक अलवर और मेंशन कर देना। और अलवर को मेंशन किसके बीच में करोगे? नीम का थाना और दौसा के बीच में। कोटपुतली बहरोड और उसके बाद में अलवर और बचा हुआ है। कहा? कोटपुतली बहरोड और दौसा के बीच में। अपने सिर्फ क्या उसका वो बहरोड पुराने वाला नाम तो कर दिया, लेकिन अलवर अब भी टच में है। अलवर लिखवाया हुआ है क्या? डायग्राम में देखो, डायग्राम में नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया शायद मैंने। हाँ 10 ही लिखवाए तो जो जयपुर सिटी और जयपुर सिटी के चारों ओर इसका जो रूरल एरिया है, इसके रूरल एरिया में जैसे इस साइड में अपन ने किया था नीम का थाना, इस साइड में कोटपुतली बहरोड, सबसे ज्यादा जिलों के टच में बताया था जयपुर रूरल। उसकी बात है कोटपुतली बहरोड, लास्ट वाले चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट। इसके बीच में यहाँ एक और लिख देना अलवर, और उसके बाद में ये दौसा, और हल्का सा जो बाउंड्री है वो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो कि मैंने कहा था कि मैप को देख के तो नहीं लगता लेकिन टच में है। इस साइड में टोंक, इस साइड में जयपुर से अलग हुआ भाग दूदू। इसके आगे इस साइड में आता है अजमेर से अलग हुआ भाग केकड़ी, लेकिन केकड़ी जयपुर ग्रामीण को टच नहीं करता है। तो इस साइड में अजमेर, इस साइड में डीडवाना कुचामन, और इस साइड में सीकर वाला पार्ट, और इससे अलग हुआ भाग है नीम का थाना। तो इसमें टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये इसके चारों ओर वाले हैं 10, और एक जयपुर। लास्ट में काउंटिंग शायद अपन ने 10 तक की थी ना, इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। एक अलवर वाला ये स्किप कर दिया था बहरोड के चक्कर में। बहरोड के अलावा अलवर अब भी टच करता है जयपुर ग्रामीण को।
मत्स्य और मत्स्य यूनियन के बाद में नेक्स्ट अगला शब्द लिखेगा राठी और राठ। राठी और राठ, राठ को अपन अहिर वाट भी कहते हैं। अहिर किसको कहा जाता है? यादवों को। राठी का मीनिंग राजस्थान में लिया जाता है कि राजस्थान का वो भाग बातें नहीं करें, राजस्थान का वो भाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये राजस्थान का मुख्यतः डेजर्ट एरिया होता है, तो इस एरिया को ज्योग्राफी में बोला गया है राठी, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये वाले जिले शामिल होते हैं, बॉर्डर वाले। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो आपको रेड क्लिफ पे बताए थे, ये वाले डिस्ट्रिक्ट। तो लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र इज नोन एज राठी। और इस क्षेत्र में पाली जाने वाली गाय जो कि बीकानेर की ओर अधिक पाली जाती है, उसको हम कहते हैं राठी काऊ ब्रीड। तो राजस्थान में ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राठी नाम से गाय की नस्ल भी पाली जाती है। तो राठी के दो मीनिंग है, एक तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश वाला ज्योग्राफिकल एरिया, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक क्षेत्र अपने आप में क्या है? राठी। और इस क्षेत्र में मिलने वाली काऊ ब्रीड या गाय की नस्ल को भी क्या कहा जाता है? राठी कहा जाता है। तो काऊ ब्रीड इज आल्सो नोन एज राठी इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में गाय की नस्ल को भी क्या बोलते हैं? राठी। और एक इस साइड में जयपुर और अलवर का हिस्सा, जिसमें मुख्यतः अलवर, जयपुर का तो कोटपुतली लेते हैं, तो कोटपुतली तो हो गया कोटपुतली बह रोड, और बाकी अलवर। और जिस एरिया में यादव वंशजों का शासन रहा है, यानी यादव वंशजों से जुड़ा हुआ जो एरिया है, उसको कहते हैं अहिरों का क्षेत्र, यानी उसको अहिर वाट या राठ। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अहिर वाटी। तो बोलियों में पढ़ोगे आप अहिर वाटी, जो अलवर की तरफ बोली जाती है। और ज्योग्राफी में पढ़ोगे अहिर वाट क्षेत्र, यानी जहां यादव डायनेस्टी का एरिया है। तो इसमें पहले लिखो राठी। राठी में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन या ज्योग्राफिकल रीजन, लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन या ज्योग्राफिकल रीजन इज नोन एज राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को राठी कहा जाता है। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ज्योग्राफिकल रीजन इज नोन एज राठी। 25 सेंटीमीटर से कम, तो ये जो वर्षा की मात्रा लिखी है ये अंडरलाइन कर दीजिए। या आगे जाके हम डेजर्ट पढ़ेंगे, एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट। तो ये एरिड डेजर्ट की डेफिनेशन भी है। भाई सूखा मरुस्थल क्या होता है? जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और अर्ध शुष्क सेमी एरिड जहां 25 से और 50 के बीच में वर्षा होती है, यानी एरिड से डबल हो। तो एरिड 25 से कम और सेमी एरिड 25 से 50। अब इसमें शामिल जिले कौन से हैं? तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिले हैं, वो लिख दीजिएगा। गंगानगर, अनूपगढ़ को छोड़ के लिखना है, जिसमें शामिल जिले या दिस रीजन इज एक्सटेंट, या इस क्षेत्र का विस्तार, ये लिख दो चाहे। जिसमें शामिल जिले बीकानेर, इसके नीचे बॉर्डर पे कौन है? जैसलमेर, और उसके नीचे बाड़मेर। जिसमें शामिल क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। तो कवर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रीजन, और डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दीजिएगा। या दिस रीजन इज एक्सटेंट इन बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। बॉर्डर पे ऊपर वाले दो छोड़ के बाकी सब लिखने। फिर इसी में ही एरिया लिखने पर नोट में लिखिएगा, नोट या विशेष में लिखो, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र इज नोन एज राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र को राठी कहा जाता है। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन या ज्योग्राफिकल रीजन इज नोन एज राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र को राठी कहा जाता है। लेस देन 25 सेंटीमीटर
इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। काउ ब्रीड इज ऑल्सो नोन एज राठी इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। काउ ब्रीड इज ऑल्सो नोन एज राठी इन दिस रीजन। काउ ब्रीड इज ऑल्सो नोन एज राठी इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। हमारे राजस्थान में पाली जाने वाली गायों की कई नस्लें हैं। उसमें राठी एक ऐसी नस्ल मानी जाती है जिसके कहा जाता है कि दूध सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम अपन इसको दूध निकाल सकते हैं। तो राजस्थान की जो काऊ ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, उसमें इसको राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है। पहले अपनी पौराणिक कथाओं में एक ऋषि थे, उनके पास एक गाय थी और कहा जाता है कि उन ऋषि की परीक्षा लेने के लिए एक बार देवता गए और देवताओं ने सोचा कि ऋषि के यहाँ खाने की व्यवस्था कम है। तो जैसे ही वो बैठे, रिसीवर ने उनके लिए खाना परोसा और देवताओं ने कुछ समय समाप्त करके कहा कि हमें हमारी जो भूख है वो तृप्त नहीं हुई है। तो ऋषि ने कहा कि अभी कामधेनु का दूध और बाकी। तो देवता इस बात पे हंसने लग गए कि भाई रोटियों से खाने से पेट नहीं भरा, दूध के एक गिलास से पेट थोड़ा ना भरेगा। तो फिर कामधेनु ने कहा जाता है कि जब तक देवता तृप्त नहीं हुए तब तक उसके दूध की धारे वो टूटी नहीं। तो जनरली वो नदियां जिनमें पानी अधिक होता है, जैसे चंबल, चंबल को राजस्थान में कामधेनु बोला गया, और वो गायें जिनके दूध अधिक होता है तो उसको पौराणिक कथाओं में जो गाय थी कामधेनु, उसका दर्जा दिया जाता है। तो राजस्थान की जो लोकल ब्रीड है उसमें दूध सबसे अधिक किसके होता है? राठी। तो ये राठी जो ब्रीड है वो हमारे राजस्थान में कामधेनु के नाम से भी फेमस है। यहाँ नहीं लिखना है तो काउ ब्रीड जहाँ लिखते हैं उसके अंदर ये उसको टैग है एक तरीके से कि जो राठी ब्रीड है, काउ ब्रीड, वो कामधेनु भी कहलाती है राजस्थान में। बाकी अगर विदेशी नस्लों से तुलना करें तो अपने अपने वाली है, विदेशी नस्लों के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे नाम सुना होगा आपने, हॉलिस्टीन। तो ये हॉलिस्टीन गाय की जो नस्ल होती है, ये कहा जाता है एक ब्यामत के बाद में, ब्यामत के मीनिंग समझ गए, बछड़ा या बछड़ी होने के बाद, और दूसरी ब्यामत के बीच में लगभग 6000 लीटर दूध देती है। ये इसके दूध की क्वांटिटी है, एक दिन का नहीं है भाई। एक दिन में इतना देती, मैं पढ़ा था क्या? मैं ये 2 गायें रखता थी। हाँ जी। अब दूसरा शब्द इससे रिलेवेंट कौन सा बचा है? राठ। राठ या अहिरवाट। तो इसमें लिखे नेक्स्ट, राठ या अहिरवाट। देखो, एक तो ऐसे लिखा जा सकता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूल्ड एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी, यानी यादव वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश। शासित यानी जहां इन्होंने शासन किया है, शोषित मत कर देना। तो यादव वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश या भौगोलिक क्षेत्र को राठ या अहिरवाट कहा जाता है। तो रूल्ड एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी, दोनों में से जो भी लिखना चाहें एक ही लिखेगा। सीधा समझेंगे, यादव जाति से संबंध है इस एरिया का। तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी लिख दो, या रूल्ड एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी इज नोन एज राठ और अहिरवाट। तो ये अहिर यादव के लिए यूज होता है, अहिर वंश, यादव डायनेस्टी। तो रूल्ड एरिया ऑफ यादव डायनेस्टी इज नोन एज राठ और अहिरवाट। तो राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, जयपुर के टच में कोटपुतली बहर रोड,
तो पहले तो इसमें जयपुर लिखते थे, जयपुर का कोटपुतली, अब कोटपुतली अपने आप में ही जिला हो गया है, तो कोटपुतली बहरोड का हिस्सा। फिर बचा हुआ जो अपना अलवर और बाकी इस साइड का खैरथल तिजारा भी काउंट है इसमें। इसका मीनिंग है पहले का जो मेन अलवर था वो इसमें है और कोटपुतली भी इसमें शामिल था। यहां से लेके आगे आप चले जाओ यूपी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आगे चले जाओ जब तक समोसे में हालू तब तक बिहार में है लालू। साउथ में चले जाओ नर्मदा, नर्मदा को क्रॉस करके आगे तेलंगाना, उसके दक्षिणी भाग गोदावरी तक, उस साइड में यादव। तो यादवों का जो बेल्ट है भारत में इस साइड में जयपुर के पास से लेके बिहार तक फैला हुआ है, उत्तर में यूपी गंगा से लेके और नीचे मुख्यतः गोदावरी कृष्णा तक फैला हुआ है। तो इसका मीनिंग यादव जो कास्ट है या जाति है भारत में सबसे बड़ी जाति के रूप में, एक कास्ट के तौर पे सबसे बड़ी जाति कौन सी है? यादव। तो ये वाला जो एरिया है जो राजस्थान से तो शुरू होता है समाप्त नहीं होता है, समाप्त आगे बिहार तक कंटिन्यूस है। तो इसमें शामिल क्षेत्र है मुख्यतः एक तो कोटपुतली बहरोड, एंड दूसरा डिस्ट्रिक्ट लिख दो अलवर, या खैरथल तिजारा लिखें तो वहां एक खैरथल तिजारा भी कर देना। खैरथल तिजारा में भी यादव है, तो एरिया तो पूरा ही है अलवर वाला। तो इसका विस्तार, या दिस रीजन इज एक्सटेंट इन बहरोड, सॉरी कोटपुतली बहरोड, अलवर एंड खैरथल तिजारा। तो नए वाले जिले तो अभी नहीं आएंगे, तो मेन अगर एक डिस्ट्रिक्ट यूज किया जा रहा है तो मेन अलवर आंसर करना है आपको, अलवर को अंडरलाइन कर दीजिए। तो दिस रीजन इज एक्सटेंट इन कोटपुतली बहरोड, अलवर एंड खैरथल तिजारा। तो ये लगभग सिमिलरिटी वाले जो एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं लगभग कवर कर लिए। एक दो शब्द और बचे हैं अपने, तो कल पहले इनको अच्छे से पढ़ के आना। पहले पूछूंगा पहले 5 या 10 मिनट, और नंबर किसी का भी आ सकता है। कितनी शब्दावली कितने हो गए? 9 कंप्लीट हो गए क्या? एक दो और बचे हुए इसमें, बाद में जो सिंगल वाले शब्द हैं यानी जो दूसरे से मैच नहीं होंगे उनको कवर करेंगे फिर।